टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10,000 प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीवियस प्रैक्टिस क्विज के सेशन फर्स्ट में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, 2018 के प्रश्न पत्र के विश्लेषण पर बनाए गए सभी सेशन अब समाप्त हो चुके हैं। आज से हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आशा है कि हमारे पिछले सभी सेशन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए मददगार भी साबित हुए होंगे। प्रिय व्यूअर्स, 2017 के लिए पहले सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। गाइज, हमें इस सवाल के पहले कथन के शब्दों पर ध्यान देना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्दों से ही हमें कुछ क्यों मिल जाते हैं, चाहे हमें फैक्ट के बारे में पूरी जानकारी ना हो। हाँ, बेहतर होगा कि केवल 2 ही कथनों वाले सवाल को तभी अटेम्प्ट करें जब आप पूरी तरह से श्योर हों। देखिए, यहाँ लिखा है गैर सरकारी विधेयक, यानी जो सरकारी नहीं है। फ्रेंड्स, सही शब्दों में मंत्री परिषद ही सरकार होती है। कभी कभी लोगों को यह डाउट होता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसके सभी सांसद सरकार हैं या सरकार में शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल सरकार में वे भी शामिल होते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। वे विरोधी दल के भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब इसी वजह से यह भी लगता है जो पार्टी सत्ता में है उसका कोई भी सांसद अगर कोई बिल संसद में पेश करता है तो वही सरकारी विधेयक है। बाकी अगर कोई विरोधी दल का सांसद बिल रखता है तो वह एक प्राइवेट मेंबर बिल होगा। तो आपको बता दें कि कोई भी बिल जिसे किसी ऐसे सांसद ने पेश किया हो जो सरकार में शामिल नहीं है या यूं कहें कि मंत्री नहीं है, तो उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं।
जबकि अगर कोई मंत्री बिल पेश करता है, अब चाहे वह रूलिंग पार्टी का सदस्य हो या विरोधी दल का सदस्य या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित ही क्यों ना हो, तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। सो गाइस, पहला कथन सही नहीं है। दोस्तों, दूसरा कथन बेसिकली करंट से रिलेटेड है। एग्जाम से पहले प्राइवेट मेंबर बिल काफी सुर्खियों में रहा। ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर बिल पर विवाद हुआ तो 2017 में एक गैर सरकारी विधेयक जल्लीकट्टू मामले पर भी लाया गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 2017 में या उससे 1-2 साल पहले संसद में पहली बार कोई गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ हो। इससे पहले भी ऐसे विधेयक संसद से पारित हुए हैं, इसलिए यहाँ दूसरा कथन भी गलत है। इस तरह एक्सप्लेनेशन से हमें क्लियर हो जाता है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए, विशेषाधिकारों का अभाव है, बी, अवरोधों का अभाव है, सी, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, डी, विचारधारा का अभाव है। दोस्तों, यह सवाल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस है। बहुत सोच समझकर ही इन सवालों का उत्तर दें। ऐसे सवालों के ऑप्शंस में काफी उलझन होती है। हमें एप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचना होता है। एक बात और बता दें कि राजव्यवस्था का अध्ययन करते वक्त कुछ सेक्शन को अच्छे से तैयार करें, उनका हर आयाम से विश्लेषण करें, दूसरी कुछ और पहलुओं से उनकी तुलना करें और जोड़कर देखें, जैसे प्रस्तावना, मूल अधिकार और डीपीएसपी। इन सब में भी आप समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, एकता जैसे शब्दों पर खास तौर पर ध्यान दें। इन शब्दों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ही सवाल के आसपास नजर आता है। दरअसल दूसरे विकल्प में स्वतंत्रता की बात की जा रही है। मतलब जब तक लोगों को बिना रोक टोक वाला वातावरण नहीं दिया जाएगा, तब तक वे खुलकर सोच नहीं सकेंगे और उनका मानसिक और भौतिक विकास भी नहीं हो सकेगा। तीसरे ऑप्शन में समानता नहीं बल्कि असमानता का कॉन्सेप्ट दिखता है। फ्रेंड्स, अगर किसी समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि समाज में बड़े तबके और निचले तबके के बीच असमानता है, यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास के एक जैसे मौके नहीं दिए गए, जिसके चलते इन वर्गों में प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती। इसके लिए बाद में सरकार कई सारे कानून और योजनाएं बनाती है ताकि निचले तबके के लोगों को भी एक ही पटरी पर लाया जा सके। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर हम आरक्षण को देख सकते हैं। अब हम पहले विकल्प पर आते हैं। फ्रेंड्स, विशेषाधिकारों के अभाव को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला संविधान और दूसरा समाज। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में मूल अधिकारों के पाठ की शुरुआत ही समता के अधिकार से होती है। प्रस्तावना भी समता की बात करती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात है, ताकि राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए कि समाज में कुछ लोगों को कुछ खास अधिकार मिल जाएं और लोगों के बीच असमानता बढ़ने लगे। अनुच्छेद 15 राज्य पर बंदिशें लगाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से न रोक सके। ऐसा ना हो कि समाज के एक वर्ग के लोग ही मंदिर, सरकारी दफ्तर या पंचायत सभा में जा सके और दूसरा वर्ग इन चीजों से दूर ही रह जाए। इस अनुच्छेद को हमें सीधे तौर पर समाज से जोड़कर देखना चाहिए। दोस्तों, एक बात और बता दें कि किसी भी समाज में पूरी तरह से समानता हो, ऐसा भी बमुश्किल देखने में आता है। लेकिन फिर भी अगर किसी समाज में सैद्धांतिक समानता की बात करें तो वहाँ विशेषाधिकार नहीं होंगे। सभी लोगों को स्वतंत्रता होगी, उन्हें अपना विकास करने के लिए समान मौके मिलेंगे, जिससे लोगों में प्रतिस्पर्धा होगी और लोगों में बंधुता और एकता बढ़ेगी। इस तरह दूसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विशेषाधिकारों का अभाव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। डी, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। प्रिय व्यूअर्स, सिविल सर्विसेज सहित किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए आप 42वें और 44वें संविधान संशोधन को अच्छे से तैयार करें। इस पोर्शन से लगभग हर साल किसी न किसी तरह से सवाल बनते ही हैं, क्योंकि दोनों संशोधनों के जरिए भारत के संविधान में बड़े बदलाव किए गए। दोस्तों, हम डीपीएसपी के संबंध में तो 42वें संशोधन को देखेंगे ही, इसके अलावा हम दूसरे प्रावधानों को भी देखेंगे। गाइस, 42वें संशोधन 1976 से डीपीएसपी में 4 बदलाव किए गए।
पहला, अनुच्छेद 39 में बदलाव किया गया और प्रावधान किया गया कि राज्य अपनी नीतियों का इस तरह संचालन करे कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं एवं बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। दूसरा, अनुच्छेद 39A जोड़ा गया जिसके तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। तीसरा, अनुच्छेद 43A जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राज्य कुछ ऐसे कानून या नियम बनाए ताकि उद्योगों या किसी संगठन आदि के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका सुनिश्चित हो सके। इसलिए इस सवाल का उत्तर बी होगा। और चौथा, अनुच्छेद 48A भी इसी संशोधन से जोड़ा गया जिसके तहत राज्य को जिम्मेदारी दी गई कि देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा उसके वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे। डीपीएसपी के अलावा भी 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जो अहम बदलाव किए गए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनमें शामिल है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मौलिक कर्तव्यों के लिए भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अनुच्छेद 83 में संशोधन कर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन बाद में 44वें संशोधन 1978 के जरिए इसे फिर से 5 वर्ष ही कर दिया गया। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर एक और खंड जोड़ा गया। व्यवस्था की गई कि मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में किए गए संशोधन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। इस तरह 42वें संशोधन को अच्छे से समझते हुए हमें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बी, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। दोस्तों, यह भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है। इस सवाल में 2 ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि इसका उत्तर सी ही है। गाइस, लोगों को अपने चहुमुखी विकास के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। यह जीवन की नींव है, चाहे बात समानता की हो, स्वतंत्रता की हो या फिर न्याय की। लेकिन ये अधिकार कैसे मिलेंगे? इसलिए ये अधिकार नागरिकों के दावे होते हैं, समाज के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध। हम जीवन में स्वतंत्र और निर्भीक रहने के लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे ऐसा कोई काम ना करें कि हमें नुकसान हो, लेकिन इसी के साथ हमारी गतिविधियां भी ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी दूसरे को समस्या ना हो, यानी समाज और राज्य के खिलाफ ये दावे तर्क संगत और न्याय संगत भी होने चाहिए। राज्य के विरुद्ध ये दावे इसलिए हैं ताकि सरकार कहीं तानाशाह ना हो जाए और इस तरह वह लोगों के बोलने का अधिकार या दूसरे और भी अधिकार सरकार छीन ले या उन्हें कम कर दे। इसलिए संविधान और कानूनों में अधिकारों की गारंटी दी जाती है। वे मौलिक भी हो सकते हैं और गैर मौलिक भी, लेकिन वे विशेषाधिकार नहीं होते। यानी एक वर्ग को अधिकार मिले हों और एक वर्ग को नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार देता है। कुछ अधिकार तो भारत का नागरिक न होने के बावजूद भी दिए गए हैं। तो इस तरह सही उत्तर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम सवाल की। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। प्रिय व्यूअर्स, अगर हम शब्दों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो आसानी से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। स्थानीय स्वशासन से मतलब छोटे स्तर पर लोग खुद ही नीतियां बना सकें या नीतियां बनाने में उनकी पूर्ण भागीदारी हो। इससे लोग छोटे लेवल पर ही अपनी समस्याओं को समझकर नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी दे सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से मतलब लोकतंत्र एक ही जगह सिकुड़कर न रह जाए, उसका प्रसार किया जाए। छोटे से छोटे स्तर यानी गांव, कस्बे या शहरी स्तर तक लोगों को अपनी स्थानीय सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए ताकि नीतियां बनाने में उनकी सीधी भागीदारी हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है। इसलिए स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही एक प्रयोग है। भारत में भी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से पहले केवल 2 स्तर पर ही सरकारें होती थी, संघ और राज्य। भारत में 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन से
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक व्यवस्था की गई। 73वें संशोधन से पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान मौजूद हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायत को स्वशासन की संस्था बताया गया है। वहीं नगर पालिकाओं के लिए 74वें संविधान संशोधन के जरिए भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं के संबंध में व्यवस्थाएं की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी ऑप्शन बी।